Case taking, aphorism 83 to 104. Definition. Case taking is the recording of case history, present history, past history, family history, personal history of a deceased individual in such a way that the disease picture can guide physician to prescribe a suitable homeopathic remedy considering the totality of symptom. तो केस टेकिंग की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि हम लोग केस टेकिंग मतलब क्या होता है कि हम रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट की केस हिस्ट्री, उसमें हम उसकी प्रेजेंट, पास्ट, फैमिली, पर्सनल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देखते हैं जिससे कि हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलता है और उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम से हमें एक मिनिमम मिलेगा. ओके, नाउ 83 to 104 एफोरिज्म डॉक्टर हैनेमन ने केस टेकिंग के लिए डायरेक्शंस दिए हैं. 83 जिसमें फिजिशियन के स्पेशल क्वालिफिकेशंस के बारे में डॉक्टर हैनेमन ने बताया है. तो फिजिशियन के क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए? फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस. सेकंड, साउंड सेंसेस. थर्ड, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग. एंड फोर्थ, फिडेलिटी इन ट्रेसिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज. फिडेलिटी का मीनिंग होता है फेथफुलनेस. नाउ एफोरिज्म 84. एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंट शुड बी नोटेड एज इट इज़. सेकेंड, सिम्टम को हमें पेशेंट जैसे बता रहा है वो फॉर्म में जो उसके फ्रेंड्स हैं, रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम, जो उसके फ्रेंड्स हैं या जो अटेंडेंट्स आए हैं पेशेंट के साथ, वो जिस तरीके से हमें बता रहे हैं उस फॉर्म में. और लास्टली जिस तरीके से हम खुद उसे ऑब्जर्व करते हैं एज अ फिजिशियन. सो ये डेफिनेशन है एक सिम्टम का. तो हमें इस तरीके से पेशेंट के सारे सिम्टम्स को नोट करना है. Third point, should not interrupt the patient. So the physician should not interrupt the patient. Fourth, should advise the patient to speak slowly. तो हमें पेशेंट को पहले से ही बताना है कि उन्हें धीरे अपने कंप्लेंट्स धीरे धीरे बतानी है जिससे हमें टाइम मिले कि हम उनकी कंप्लेंट्स को अच्छी तरीके से लिख सकें. नाउ एफोरिज्म 85. इसमें डॉक्टर हैनेमन ने कहा है कि एवरी न्यू सिम्टम शुड बी रिटन ऑन अ फ्रेश लाइन. 86 एफोरिज्म, मोर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन. तो अभी तक हम लोगों ने जो सिम्टम्स लिखे हैं उसके बारे में हमें अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम पेशेंट को उस चीज़ के इन्फॉर्मेशन और पूछ सकते हैं. 87. उसमें डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि नो सजेस्टिव क्वेश्चन और येस और नो क्वेश्चन और दिस विल कॉज फर्स्ट मिसलीड द आंसर इन अफर्मेटिव और निगेटिव. पहले तो सजेस्टिव क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है? सो सजेस्टिव क्वेश्चंस या जिसे हम लीडिंग क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जिससे कि हम पेशेंट को यस और नो के फॉर्म में जवाब देने पे मजबूर करेंगे या फिर जिससे हम पेशेंट को खुद आंसर सजेस्ट करते हैं. तो उससे क्या होगा? फर्स्ट, मिसलीड आंसर इन अफर्मेटिव और निगेटिव. तो अफर्मेटिव मतलब यस और निगेटिव मतलब नो. तो पेशेंट एक तो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, जिससे कि हमारी केस टेकिंग इनकम्प्लीट रहेगी. उसमें हमें यस और नो का आंसर मिलेगा. सेकेंड, इट विल बी अनट्रू. थर्ड, हाफ ट्रू और नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट. फोर्थ, ड्यू टू द इंडोलेंसी ऑफ पेशेंट. इंडोलेंसी का मीनिंग होता है लेजीनेस. तो कोई लोग लेज़ी होते हैं जिससे कि वो हमें जवाब यस या नो में देकर उसे छोड़ देते हैं और इन सब की वजह से हमारा सिम्टम इनकम्प्लीट रह सकता है, जिससे कि हमारी केस टेकिंग इनकम्प्लीट रहेगी. नेक्स्ट, 88 एफोरिज्म. तो एफोरिज्म 88 में डॉक्टर हैनेमन ने कहा है क्वेश्चन ऑफ पार्ट्स नॉट डिटेल्ड एंड मेंटल सिम्टम्स. तो जिस पार्ट के बारे में पेशेंट ने डिटेल इन्फॉर्मेशन ना दी हो उससे हम स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं और हमें पेशेंट का माइंड डिस्पोजिशन या उसके मेंटल्स लेने को स्टार्ट करना है. एफोरिज्म 89 में मोर स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में डॉक्टर हैनेमन बात करते हैं. एफोरिज्म 90 में डॉक्टर हैनेमन ने ऑब्जर्वेशंस एंड असर्टनिंग के बारे में बताया है. तो अभी तक पेशेंट ने जो कुछ बताया उसके अलावा एज अ फिजिशियन हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया है वो हमें वहाँ पे नोट करना है, हमारे केस रिकॉर्ड में नोट करना है और उसे असर्टन करना है सारे फैक्ट्स को. नाउ एफोरिज्म 91. तो आपको अगर इन जनरल रिव्यू देखना है, ओवरव्यू केस टेकिंग का, तो उसमें हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं केस टेकिंग को. एक होता है जनरल डायरेक्शन, सेकेंड आर स्पेशल डायरेक्शंस एंड नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ फिजिशियन. तो जनरल डायरेक्शंस जो है वो 83 to 93 एफोरिज्म्स के अंडर आते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी कवर किया एफोरिज्म 83 to 87 एंड देन अभी 88, 89 और 90.
तो ये जो है ये पेशेंट्स कमिंग डायरेक्टली है 83 to 90 एफोरिज्म्स के अंडर। नेक्स्ट है 91 to 93 जिसमें पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम अनदर फिजिशियन, ये हम पार्ट कवर करेंगे। तो पेशेंट कमिंग फ्रॉम अनदर फिजिशियन में 3 पॉइंट्स है। इफ़ इट इज़ अ स्लो केस, तो जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो स्लो ड्यूरेशन और स्लो प्रोग्रेस है उसके केस का, या इट इज़ अ क्रोनिक केस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसमें हमें पॉइंट्स देखने हैं कि सिम्टम्स विच ही सफर्ड फ्रॉम बिफोर द यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। सेकेंड, सिम्टम्स आफ्टर दे हैव डिसकंटिन्यूड द मेडिसिन्स फॉर सेवरल डेज। तो इसमें डॉक्टर हैनेमन हमें कहते हैं कि सिम्टम्स जो पेशेंट कोई दूसरे फिजिशियन के पास से आया है तो ऑब्वियसली उसने कुछ मेडिसिन्स ली होगी, तो वो मेडिसिन्स लेने से पहले पेशेंट के जो कुछ सिम्टम्स थे हमें वो पूछने हैं। उसके बाद वो मेडिसिन्स लेने के बाद उसने कुछ दिन वो मेडिसिन डिसकंटिन्यू की होगी, और डिसकंटिन्यू करने के बाद जो पेशेंट के सिम्टम्स आए हमें वो इंक्वायर करना है। नेक्स्ट इज फिजिशियन शुड टेक फॉलोइंग मेजर्स। फर्स्ट, लीव हिम सम डेज क्वाइट विदाउट मेडिसिन, जिससे कि उसके पहले मेडिसिन का असर कम हो जाए। सेकेंड, एडमिनिस्टर समथिंग ऑफ अनमेडिकेटेड नेचर। तो पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उसे एज अ मेडिसिन कुछ नहीं दिया तो हम उसे प्लेसिबो दे सकते हैं। थर्ड, टेक द केस एज पर द डायरेक्शंस। जैसे डॉक्टर हैनेमन ने हमें एफोरिज्म्स में डायरेक्शंस दिए हैं उस तरीके से हमें केस को बाद में लेना है। सो ये था 91 एफोरिज्म। 92 में था इफ़ इट इज़ ऑफ अ रैपिड कोर्स। तो इसमें पेशेंट स्लो प्रोग्रेस के साथ आया है, लेकिन यहाँ पेशेंट रैपिड कोर्स में है, तो हमें यहाँ एक्शन लेना है। यहाँ पे हम वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। तो यहाँ जिक्र आया है कंजॉइंट मेलेडी का। कंजॉइंट मेलेडी क्या होता है? तो हम 91, 92, 93 में बात कर रहे थे कि पेशेंट इज़ कमिंग फ्रॉम सम अदर फिजिशियन, तो ऑब्वियसली उस फिजिशियन ने कोई मेडिसिन दी होगी, जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा, लेकिन यहाँ हम वेट एंड वॉच कर रहे थे। सेकेंड केस में हम वेट एंड वॉच नहीं करते क्योंकि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ रैपिड कोर्स। तो यहाँ हमें कंजॉइंट मेलेडी को कैसे समझना है कि पेशेंट ने जो मेडिसिन ली होगी और जो उसकी खुद की डिजीज़ थे, दोनों के अपने अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में जो मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि हमें पेशेंट का ट्रू पिक्चर नहीं मिलता। तो ये जो मेडिसिनल सिम्टम्स और ओरिजिनल डिजीज़ के सिम्टम्स साथ में मिलके जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कंजॉइंट मेलेडी। So conjoint melody trace out the complete picture of the disease formed by the medicinal and original disease. Give simillimum based on the conjoint totality. Okay, it was as simple as this कि जो conjoint totality है वो हमें लेना है और उस पे से ही हमें simillimum देना है। Aphorism 93, it is by some obvious cause. तो हमें पेशेंट या उसके फ्रेंड्स को इस कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं प्राइवेटली, ऐसे डॉक्टर हैनेमन ने हमें डायरेक्शंस दिए हैं। देन एफोरिज्म 94 में द फिजिशियन शुड कंसिडर द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस विथ रिगार्ड टू हिज ऑक्यूपेशन, हिज मोड ऑफ लिविंग, डाइट, डोमेस्टिक सिचुएशन। और ये हम सब क्यों कर रहे हैं? तो इससे हमें मिलेगा उसके डिजीज़ का कॉज, द इटियोलॉजी, और कोई मेंटेनिंग कॉज अगर है उसके डिजीज़ को तो हमें वो इससे पता चलेगा। अभी हम लोग इस पेज को अगर देखें तो यहाँ पे हम लोगों का जनरल डायरेक्शन 93 एफोरिज्म तक ख़त्म हो गया, जो हम लोगों ने देखा 91, 92 और 93। ये तीनों पेशेंट्स जो थे ये पेशेंट्स वे कमिंग फ्रॉम सम अदर फिजिशियन। अभी हम लोगों को स्पेशल डायरेक्शंस में क्रॉनिक केस में सबसे पहले देखना है पेशेंट कमिंग डायरेक्टली, जिसमें एफोरिज्म 94, 95, 96, 97 है, और फाइनली रिपोर्टेड बाय अदर्स में एक एफोरिज्म है, एफोरिज्म 98। सो हमने देखा 94th एफोरिज्म में कॉजेटिव फैक्टर एंड मेंटेनिंग कॉज। नेक्स्ट एफोरिज्म 95, इम्पॉर्टेंस टू माइन्यूट पेक्युलरिटीज एंड लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स। इसमें उन्होंने क्या पॉइंट्स दिए हैं कि फर्स्ट, इन डिजीज़ दे आर मोर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स होते हैं, जो माइन्यूट पेक्युलरिटीज़ होती है, वो हमारे लिए एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन दे आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड, पेशेंट बिकम सो यूज टू देयर लॉन्ग सफरिंग्स दैट दे pay little or no heed to the lesser accessory symptoms. Third, the patient forgets to mention them due to many years of suffering. तो एक्सेसरी सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट सालों से उनसे सफ़र करते आ रहा है और वो यूज्ड हो गया है, तो उन्हें वो सिम्टम कुछ अलग नहीं लगते या फिर वो भूल जाते हैं वो मेंशन करना।
Last, scarcely believe that they have any connection to the principal symptoms. This was aphorism 95. Now aphorism 96 is hypochondriac patient. First, great sensitiveness. Second, impatient of sufferings. Third, portray symptom in vivid colors. And fourth, describe symptoms in exaggerated forms. तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं एक हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट के. नेक्स्ट, एफोरिज्म 97, इंडोलेंट पेशेंट. इंडोलेंट का मीनिंग होता है लेजी. सो गिव लेस डिटेल ड्यू टू फर्स्ट फ्रॉम इंडोलेंस, सेकेंड इज फ्रॉम फॉल्स मॉडेस्टी एंड थर्ड इज फ्रॉम माइंडलेस ऑफ डिस्पोजिशन. एफोरिज्म 98, attach much credence to the patient's own expression. Friends or attendants usually mention them in an incorrect state. तो डॉक्टर हैनेमन हमें कहते हैं कि जो पेशेंट ने खुद से कहा है हमें, जो उसके खुद के एक्सप्रेशन है, हमें उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि फ्रेंड्स और अटेंडेंट्स की बातों को, क्योंकि फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स यूजुअली मेंशन देम इन एन इनकरेक्ट स्टेट. राइट. नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन डिमांड्स. फर्स्ट इज टैक्ट. Second is knowledge of human nature. Third is caution in conducting the inquiry. And fourth is patience. This was aphorism 98. So again now we have finished special direction में chronic case में 94 to 98 जितने aphorisms थे we have finished all of them. Now special direction में acute case उसके अंडर है individual and sporadic and epidemic cases. Aphorism 99, individual acute diseases. Investigation of acute case is easy because first, the complaints are fresh. Secondly, they still continue to be novel. Novel का meaning होता है new. Third, the physician has less to inquire. Now aphorism 100, epidemic and sporadic diseases. हमें पता है कि acute diseases के 3 types होते हैं, individual, epidemic and sporadic. So डॉक्टर हैनेमन ने एक्यूट डिजीज़ के बारे में एफोरिज्म 99 to 102 के अंदर कवर किया है. 99 फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर स्पोराडिक एंड एपिडेमिक 100, 101 एंड 102. सो एफोरिज्म 100, एपिडेमिक एंड स्पोराडिक डिजीज़. He should study the disease carefully without being biased. He should treat such disease as a unique and unknown one. He should never take for granted that the case of the disease is already or partially known. He should carefully examine it in all its parts. Next, aphorism 101, to obtain the characteristic portrait. In epidemic cases, the totality is known after the physician makes a study of several cases. Since the study of one case would only provide a partial picture of disease, he should get the complete picture of an epidemic case. तो यहाँ में डॉक्टर हैनेमन बोलते हैं कि we should not rely on one case for the complete totality. The physician should see several cases और उन सब केसेस में से टोटलिटी निकाल के एक कंप्लीट पिक्चर फॉर्म करना चाहिए और उस कंप्लीट पिक्चर से हम सिमिलिमम देंगे. So 102 aphorism. After the physician has studied several cases, he should note down the general symptoms and the characteristic particulars. This together constitute the totality of symptoms. Medicine selected based on this totality is known as the genus Epidemicus, and it can also be used as a preventative. तो genus Epidemicus को हम as a preventative भी यूज़ कर सकते हैं. Lastly, aphorism 103 and 104. Now 103 and 104 जो aphorism है वो डॉक्टर हैनेमन ने नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ फिजिशियन के अंडर दिया है. So 103 is investigation of SORA and 104 is regarding the record keeping. So 103, SORA must be investigated. क्योंकि हमें पता है कि SORA is the mother of 7/8 of the diseases. It is the main fundamental cause of 7/8 of diseases. So because it is the fundamental causes of all diseases, it is the soil on which the seeds of other diseases grow and develop. Dr. Hahnemann advises to examine several cases suffering from soric manifestations. Now last, aphorism 104, the next duty of the physician.
He will consider the case-taking reports to frame the picture of the disease and consider it as a guide in his treatment. He will find out a very similar homeopathic remedy and administer it. After prescribing the medicine, the physician will ask the patient to report follow-up. Then he will note the effect of the medicine and the changes that has taken place. So this was regarding the aphorisms 83 to 104, which basically covers the part of case taking. Thank you.